हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग चैप्टर 11 किरण प्रकाश की कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति। चैप्टर नंबर 12 RBSC बोर्ड में आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 12वां है, प्रकाश की प्रकृति। ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जैसे पहले था रे ऑप्टिक्स, यहाँ हम प्रकाश की कौन सी प्रकृति की बात करेंगे? तरंग प्रकृति। पहले हमने बात की थी किरण प्रकाश की, ये जो है वो तरंग प्रकृति के बारे में बताते हैं। इस ये जो अपना है वो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट। किसका पार्ट है? वेव ऑप्टिक्स। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ऑप्टिक्स है ना, जो प्रकाश की है, दो भागों में बटी हुई। एक तो है तरंग प्रकाशिकी, क्या किरण प्रकाशिकी, और दूसरा क्या है? तरंग प्रकाशिकी। ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है वो तरंग प्रकाशिकी के नाम से भी कई किताबों में चलता है। आपकी बुक में इस चैप्टर का नाम है प्रकाश की प्रकृति, जिसमें हम लोग तरंग प्रकृति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तरंग के। प्रकाश किस प्रकार तरंग प्रकृति के में चलता है, और इसके बारे में जो प्रिंसिपल है, इसके बारे में जो अलग अलग नियम दिए हुए हैं, उनकी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, तो ये एक तरह से इस चैप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तरंग प्रकाशिकी। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको तरंग प्रकाशिकी, या इसको बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना, इसकी हम बात करेंगे। बच्चों, यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग बातें हैं कि जो प्रकाश की प्रकृति है, उस प्रकृति के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक मत दिए। कोई बोलता है कण प्रकृति है, कोई बोलता है तरंग प्रकृति है। ध्यान रखना, प्रकाश की प्रकृति में कोई क्या बोलता है? कणों के रूप में गति करता है, कोई बोलता है तरंग के रूप में गति करता है। और अभी हम जो पढ़ते हैं ना वर्तमान के अंदर, प्रकाश की प्रकृति कैसी है? द्वैत प्रकृति। इसमें तरंग के भी गुण होते हैं, इसमें कण के भी गुण होते हैं। पर जब स्टार्टिंग हुई ना, 300-400 साल पहले की बात करें, तब अलग अलग, तब इतना सारा लोगों को नहीं पता था। तब से हम शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत होती है 1675 से। सबसे पहला जो फेमस सिद्धांत है, ध्यान रखना, वो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और ये न्यूटन ने दिया था 1675 में। वही न्यूटन है गति के नियम वाला, सर आइजैक न्यूटन। इसको बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी बच्चों। तो सबसे पहला सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत 1675 में दिया, जिसको बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ध्यान रखना, इस कॉर्पस्क्यूलर का मतलब होता है कणिकाएं। क्या होता है? कणिकाएं। ध्यान रखना, तो ये हमें ध्यान रखना है। इस सिद्धांत में क्या करते हैं कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत कणिकाओं के रूप में प्रकाश उत्सर्जित करता है। कणिकाओं के रूप में प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसको बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर या कॉर्पस। ध्यान रखना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत क्या करता है? कॉर्पस्क्यूलर के रूप में, कॉर्पस्कल्स होते हैं इसके रूप में। ध्यान रखना, ये क्या करता है? कॉर्पस्कल्स के रूप में इसके अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत जो है प्रकाश किसके रूप में उत्सर्जित करता है? कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित करता है। किसके रूप में? कणिकाओं के, छोटे छोटे कणिकाओं के रूप में प्रकाश कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित करता है। इसको बोलते हैं
कॉर्पस्कल्स, CORPUSCLS, कॉर्पस्कल्स, जो कॉर्पस्कल्स बोलते हैं इसको कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, इसके रूप में हमेशा एमिट करता है, ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस्कल्स, ध्यान रखना। तो इसके रूप में क्या कर रहा है, कणिकाओं के रूप में प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पस्कल्स और हिंदी में बोलते हैं कणिकाएं, ठीक है। और ध्यान रखना, यह कणिकाएं इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, एक तो क्या होती है बच्चों, ये प्रत्यास्थ होती है, कैसी होती है, प्रत्यास्थ, इसको बोलते हैं इलास्टिक। दूसरा दृढ़, इसको बोलते हैं रिजिड। और तीसरा द्रव्यमानहीन, मासलेस, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, प्रत्यास्थ होती है, दृढ़ होती है, द्रव्यमान होती है, द्रव्यमानहीन होती है, तथा प्रत्येक अलग अलग आकार एवं आकृति की होती है, अलग अलग आकार एवं आकृति की होती है, डिफरेंट शेप एंड साइज, ध्यान रखना। कणिकाएं क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है बच्चों, दृढ़ होती है, द्रव्यमानहीन, इलास्टिक, रिजिड और मासलेस, और क्या है, अलग अलग आकार एवं आकृति की होती है, क्या होती है, अलग अलग आकार एवं आकृति की होती है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अगला बच्चों क्या ध्यान रखना है, यह कणिकाएं सरल रेखा में गति करती है, रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखा में गति करती है, ए ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्रोत है, देखो इधर कोई भी प्रकाश स्रोत है, सूर्य है, ट्यूबलाइट है, ये क्या करेगा, अलग अलग आकार की कॉर्पस, ये इस तरह से क्या करता है, छोटी छोटी कणिकाएं क्या करता है, कॉर्पस्कल्स उत्सर्जित करता है, जो सब जगह क्या करती है, ट्रेवल करती है, ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और सरल रेखा में गति करती है, ध्यान रखना। चौथा, अलग अलग माध्यम में इनका वेग, अलग अलग माध्यम में इनका वेग क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है, अलग अलग माध्यम में इनका वेग क्या होता है, अलग अलग। और बच्चों हम जो अभी क्या पढ़ते हैं कि विरल माध्यम में वेग ज्यादा और सघन माध्यम में कम, पर न्यूटन भाई साहब ने क्या बताया था कि सघन माध्यम में वेग क्या होता है, ज्यादा, विरल माध्यम में वेग क्या होता है, कम। इसका मतलब जल में प्रकाश का वेग वायु की तुलना में ज्यादा होता है, ऐसा न्यूटन ने बताया, न्यूटन की थ्योरी, सब कल्पना है, यह न्यूटन की एक काल्पनिक थ्योरी, आप इसको सच मत मानना, कॉर्पस्कल्स जैसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब उसको हम अलग रूप में पढ़ते हैं, पर ये उसकी एक परिकल्पना है। कब दी है, 1675 में, न्यूटन ने बोला है तो लोगों ने सही माना है, क्योंकि वो न्यूटन है, न्यूटन फिजिक्स का मतलब बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसलिए ध्यान रखना। और चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा, अलग अलग रंग की कणिकाएं अलग अलग होती है, उनका आकार अलग होता है, आकृति अलग अलग होती है, ध्यान रखना, अलग अलग होती है, अर्थात अलग अलग रंग की कणिका अलग अलग होती है, अर्थात इनका आकार एवं आकृति अलग अलग होती है। समझे ना, जैसे प्रकाश में आपको पता है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, VIBGYOR। अभी हम लोग कैसे पहचान करते हैं, तरंग दैर्ध्य के आधार पे, वेग के आधार पे, वैसे यहाँ पे क्या बता रहा है कि इनका बैंगनी रंग है, इसने कॉर्पस्कल्स छोड़े तो वो अलग अलग रंग के हुए, ब्लू रंग की बात करें वो भी अलग अलग तरह के होंगे, ग्रीन वो भी अलग अलग तरह के होंगे। तो ये सारी बात आपको क्या करनी है, बुक में छोटी सी लाइन लिखी है, मैंने सारी बातें आपको अच्छे से क्या कर दी बता। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अलग अलग माध्यम में इनका वेग अलग अलग होता है, सरल रेखा में गति करती है। सघन में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि सघन माध्यम के कण क्या करते हैं, उनके ऊपर बल लगाते हैं। जैसे प्रकाश के कॉर्पस्कल्स है, ये
वायु में गए तो वायु में माध्यम बहुत दूर दूर होता है, बल लग रहा है। जल में गए, जल में कण क्या होते हैं, पास पास, वो उसको और ज्यादा बल से क्या करते हैं, कॉर्पस्कल्स को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। कांच में जाएंगे, कांच में और तेजी से चलते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कॉर्पस्कल्स थ्योरी, ध्यान रखना। अभी और बातें करेंगे, ध्यान रखना, इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या फायदे हुए, क्या अचीवमेंट्स है, इस सिद्धांत से क्या फायदे हुए। इस सिद्धांत की हम बात करें, इस सिद्धांत से हमको क्या क्या फायदे हुए, उसको हम लोग थोड़ा बच्चों क्या करते हैं, समझते हैं, अचीवमेंट्स। ध्यान रखना, इस सिद्धांत के अचीवमेंट या इसके फायदे, इसकी हम बात करते हैं। एडवांटेज, एक तो किसके बारे में, प्रकाश की सरल रेखीय गति की व्याख्या करता है। ये प्रकाश किसके रूप में गति करता है, सरल, ये हमने बताया। दूसरा, परावर्तन की व्याख्या करता है, अभी बात करते हैं इसकी। और तीसरा, अपवर्तन की व्याख्या करता है। अब बच्चों इसको समझते हैं, क्या होता है कि जैसे ये कोई दर्पण है, कॉर्पस्कुलर्स यहाँ पे आए, इस तरह से टकरा कर वापस चले गए। आपको पता है टक्कर कैसी होगी, प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर है मतलब प्रकाश किरण आई, टकरा के चली गई। प्रत्यास्थ टक्कर में ना तो ऊर्जा की हानि हुई, ना ही वेग में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ। ये कॉर्पस्कुलर्स यहाँ से आए, टकरा के क्या हो गए, वापस चले गए। तो किसकी व्याख्या करते हैं, परावर्तन की। टक्कर कैसी होती है, प्रत्यास्थ टक्कर, इसको बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन, हम लोग पढ़ चुके हैं। अपवर्तन में क्या होता है कि ये मान लो माध्यम में विरल, ये मान लो माध्यम में सघन, और कॉर्पस्कुलर्स आ रहे, जैसे ही इसमें प्रवेश करेंगे यह माध्यम क्या करेगा, इनको अपनी ओर खींचेगा, बल लगेगा। तो नेट बल क्या होगा, नीचे की ओर, तो ये क्या हो जाएंगे, अपनी दिशा में क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। ऐसे जा रहे थे, अभी ऐसे जाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाले माध्यम के कारण इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे। देखो तो नेट ये ऐसे आ रहा था, इस पे बल, नेट तो ऐसे लगेगा ना, ये इधर इधर की ओर बल लग रहा है, बल नीचे की ओर लग रहा है, तो जाना इसको सीधा चाहिए, पर इस बल के कारण क्या होगी, अंदर की ओर क्या होगी, झुक गए। तो ये जो थ्योरी है, इस तरह से हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये इसकी एडवांटेज है, ध्यान रखना। तो परावर्तन की व्याख्या करता है, अपवर्तन की व्याख्या भी करता है। और बच्चों इसकी क्या डिसएडवांटेज है, पहला व्यतिकरण, हम एक पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसकी व्याख्या नहीं कर सका। विवर्तन, डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। और ध्रुवण, पोलराइजेशन, ये तीन ऐसे प्रकार प्रभाव है जिनकी व्याख्या ये नहीं कर सका, इनको नहीं समझा सका बच्चों। इनकी व्याख्या तो कर ली, इनकी व्याख्या वो नहीं कर सका बच्चों। बट एक पॉइंट है, लोगों ने इसको बहुत हद तक सही माना, लोगों ने इसको बहुत हद तक सही माना, पर एक वैज्ञानिक था जिसने लगभग 1850 में, वैज्ञानिक है फौकॉल्ट, एक वैज्ञानिक है, इसने प्रायोगिक तरीके से यह सिद्ध किया कि प्रकाश का वेग
विरल माध्यम में सघन माध्यम से, विरल माध्यम में सघन माध्यम से अधिक होता है। यह चीज एक्सपेरिमेंटली इसने क्या की, प्रूव कर दी। बच्चों ध्यान रखना। इसके बाद ये चीज का मतलब क्या है कि ध्यान रखना, वायु में प्रकाश का वेग जल से क्या होता है, ज्यादा होता है। यह चीज जब प्रूफ हो गई तो इस सिद्धांत को फाइनली लोगों ने डिनाई कर दिया। कब डिनाई किया? 1850 में, कि अब न्यूटन भाई साहब ने जो बोला था वो क्या था, गलत। इसके बीच में बहुत सारे सिद्धांत आए, पर न्यूटन बोल रहा है तो लोग न्यूटन की बात मानेंगे या किसी दूसरे साइंटिस्ट की? इसके बाद इस सिद्धांत को फाइनली क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। पर हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि न्यूटन साहब ने बहुत सारी बातें बताई थी हम लोगों को, जिसको हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और ध्यान रखें। तो बच्चों इसको आप लोग एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बात करता हूँ दूसरे सिद्धांत के बारे में। दूसरे सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं बच्चों। इसको साफ कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट था, डच साइंटिस्ट, जिसकी हम लोग बात करेंगे। उस डच साइंटिस्ट की बात करते हैं। दूसरी थियोरी है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। डच साइंटिस्ट है, प्रोनाउंसिएशन इसको हुगेन बोलते हैं, कोई इसको हाइगेन बोलते हैं, HUYGEN। वेव थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है, ध्यान रखना। और कब दी? 1600। ये थ्योरी कब दी गई? 1600। उसी समय इस थ्योरी को दिया गया जब न्यूटन भाई साहब ने बताया था, पर इस थ्योरी को लोगों ने नहीं माना। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारी बातें हैं, ये भी एग्जैक्टली सही नहीं है, पर बहुत सारी चीजों को समझा। ध्यान रखना बच्चों, इसने क्या बताया कि प्रकाश तरंगे या प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश यांत्रिक तरंगों के रूप में, ये ध्यान रखना, प्रकाश यांत्रिक तरंगों के रूप में गति करता है। किसके रूप में? यांत्रिक तरंगों के रूप में गति करता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मैकेनिकल वेव। कि प्रकाश किसके रूप में गति करता है? यांत्रिक तरंगों के रूप में गति करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिकल वेव। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, यांत्रिक तरंगों की गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपागेट। ट्रेवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता। यही लोगों ने उससे सवाल पूछा कि ये सन है और ये अर्थ है, सूर्य, पृथ्वी, इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है, इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश यहां से यहां आ रहा है। तब उसने क्या किया? तब उसने एक परिकल्पना दी। वो परिकल्पना कौन सी थी? ईथर परिकल्पना। कैसी परिकल्पना? ईथर परिकल्पना। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। ईथर्स परिकल्पना है, ध्यान रखना। इसमें क्या था? इसने क्या बोला कि ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम, ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना की, जिसे ईथर कहा गया, जिसे ईथर कहा गया। इसका ये वो वाला ईथर नहीं है केमिस्ट्री वाला, ये एक जनरल नाम दिया ईथर। ध्यान रखना, ईथर है। और ध्यान रखना, आपको पता है कि अगर कोई प्रकाश किरण, कोई तरंग किसी माध्यम में गति करती है, v बराबर क्या होता है? √E बटा लो। ये E क्या है? माध्यम की प्रत्यास्थता, और रो क्या है? घनत्व। इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? वेग निकालते हैं माध्यम में प्रकाश का। तो यह एक परिकल्पना दी थी, ईथर परिकल्पना दी थी बच्चों, ये ध्यान रखना है। उसने ऐसा एक परिकल्पना दी थी।
अब क्या हो गया कि ईथर माध्यम है, इसका मतलब प्रकाश आसानी से गति कर सकता है। इस माध्यम की प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा होती है, घनत्व बहुत कम होता है, वेग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाइगेन का तरंग सिद्धांत है, इसका आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों इसके क्या एडवांटेज है उसकी हम लोग बात करते हैं। इसके क्या एडवांटेज है उसकी हम लोग बात करेंगे बच्चों। इसके एडवांटेज बच्चों ध्यान रखना, ये पथ सरल रेखीय गति, प्रकाश की सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन को एक्सप्लेन कर सकता है। यह प्रकाश किसके रूप में गति करता है, सरल रेखा के रूप में, इसको ये एक्सप्लेन कर सकता है, ध्यान रखना। दूसरा परावर्तन की व्याख्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी कर सकते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। तीसरा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन, ये हम लोग डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ध्यान रखना नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इनके डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, यह व्यतिकरण की व्याख्या भी कर सकता है, हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। बच्चों विवर्तन की व्याख्या भी कर सकता है, ध्यान रखना। और इसका एक डिसएडवांटेज है, यह ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकता, ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकता, ध्यान रखना, व्याख्या नहीं कर सकता। किसकी व्याख्या, ध्रुवण की व्याख्या। ये ध्रुवण किसका होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। ध्रुवण किसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होता है। और यह कैसी वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंग है, इसलिए इस चीज की व्याख्या नहीं कर सकता। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो है इसके फायदे हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत के। अब इसका सिद्धांत एग्जैक्टली क्या है और कैसे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, उसको अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इसको आगे और हाइगेन के सिद्धांत को पढ़ेंगे और परावर्तन अपवर्तन की बात करेंगे अगले लेक्चर। ओके बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम लोग वीडियो आगे बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।